हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो हम लोग का रेलवे जनरल साइंस का आज 11 नंबर लेक्चर होगा, जो कि केमिस्ट्री के ऊपर होगा। एंड केमिस्ट्री का ये 4th लेक्चर होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग केमिस्ट्री 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज का लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का सारा कुछ देखेंगे, जैसे कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस, उसके बाद जो रिएक्शन वगैरह एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह, एमसीक्यू वगैरह जो भी होगा वो सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास जो होगा 1 क्लास 1 चैप्टर टाइप, मतलब एक क्लास में हम लोग पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि कंटेंट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और केमिकल सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करें तो पहले मैटर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी देख लिए। उसके बाद एसिड बेस, जो पिछले केमिस्ट्री का क्लास हुआ था उसमें एसिड बेस सॉल्ट पूरा कंप्लीट कर लिए। और आज का लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शन के ऊपर। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ मेटल। मतलब मोस्टली 40% सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो गया, और जो भी बाकी है वो सीक्वेंस में हम करते चलेंगे एक एक करके। अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल बेसिक सिंपल कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है कि अगर दो और दो से ज़्यादा, ठीक है, एक ये सब्सटेंस रहा और एक ये सब्सटेंस, दो सब्सटेंस अगर मिला और उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाया, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक केमिकल रिएक्शन। और जो नया सब्सटेंस बना उसका प्रॉपर्टीज़ एक अलग ही प्रॉपर्टीज़ होगा, इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो हम लोगों के पास क्या मिला? H2O मिला। ठीक है, तो इसमें क्या हो, हाइड्रोजन तो हो गया, एक गैस हो गया, ऑक्सीजन भी एक गैस हुआ, लेकिन जो वाटर मिला वो क्या, लिक्विड मिला, तो एक अलग ही प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट सब्सटेंस मिला हमको। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फाउंड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और डेली लाइफ में अगर केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो डेली लाइफ में क्या होता है, अगर हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। जो खाना वगैरह बनाते हैं घर में, फूड इज़ कुक्ड, तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। एक जो दो तीन सब्सटेंस मिलके एक नया एक सब्सटेंस बना रहा है जिसका प्रॉपर्टी भी अलग होता है। ठीक है, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स वगैरह फर्मेंट हो जाता है ना, तो उसका भी जो एक रिएक्शन वगैरह होता है। तो ये हर एक रिएक्शन जो डेली लाइफ में हम लोगों के पास देखते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला है कि मैग्नीशियम रिबॉन्ड जैसे बर्न होता है, वाइट कलर फ्लेम। उसके बाद ये वाला सेक्शन बाद में देख लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस वगैरह होता है। तो पहले जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा चेंजेस होता है। एक तो हम लोग जानते हैं कि एक होता है हम लोगों का फिजिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंजेस इज दैट चेंजेस जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट अगर नया सब्सटेंस बना लिए, दो पुराना सब्सटेंस थे, तो उसमें क्या कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस में कि रिवर्स कर सकते हैं प्रोसीड्योर को, रिवर्स करके पुराना वाला सब्सटेंस नया फिर से बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे, अगर आइस मेल्ट, जो आइस मेल्ट होकर वाटर बना, वाटर को फिर से हम जमा के आइस बना सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, ये फिजिकल चेंजेस के वजह से हुआ। तो फिजिकल चेंजेस में क्या हुआ, जो प्रोसेस हम रिवर्स कर सकते हैं और पुराना सब्सटेंस है वो फिर से ला सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। तो इसमें क्या हुआ, ये ओनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें इफेक्ट करेगा। ठीक है, और जो केमिकल चेंजेस है इसमें हम नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बना वो केमिकली नया, एकदम ही नया होगा, उसका प्रॉपर्टीज़ भी नया होगा। तो इसमें हम रिवर्स करके वो पुराना सब्सटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल ले, जो Fe+CuSO4, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें FeSO4 प्लस Cu, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें केमिकल चेंजेस हो गया। पहले सल्फर और कॉपर सल्फेट था, तो इसमें आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो इसमें ये जो सब्सटेंस बना, ये
पहले तो नहीं था, और ये हम फिर से अलग आयरन और कॉपर को और सल्फर को अलग नहीं कर सकते, और ये वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते। तो ये वाला चेंजेस जो है ये केमिकल चेंजेस आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल है रास्टिंग, ठीक है। रास्टिंग का एग्जांपल है, रास्टिंग में क्या हो जाता है, जो आयरन का प्रॉपर्टीज़ है वो पूरा ही डिफरेंट हो जाता है, और एकदम नया वाला जो आयरन है वो फिर से रिवर्स करके हम नहीं ला सकते। लेकिन फिजिकल चेंजेस में आइस मेल्टिंग का जो प्रोसेस है ये फिजिकल चेंजेस में होता है। आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, वाटर को फिर से हम फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चेंजेस हम पता सकते केमिकल रिएक्शन में होता है, एक को फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, एक को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि फॉर्म दिस थ्री एक्टिविटीज़। तो इसमें जो 3 एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि फॉर्म दिस 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी of this following observation help us to determine the whether the chemical change is taken place। कैसे chemical change, कौन सा chemical whether a chemical reaction taken place, कहाँ पे chemical reaction हुआ है। चेंज इन स्टेट में चेंज हो सकता है उसका, अगर कोई सॉलिड में है उससे लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, तो उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, उसका कलर में चेंज हो सकता है, उसका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो इन कंक्लूजन में हम आ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की मदद से हम किस टाइप का चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टेट का चेंज हो सकता है, उसका कलर में चेंज आ सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, टेम्परेचर का चेंज आ सकता है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो केमिकल इक्वेशन क्या, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर हम केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम बता दिए कि रास्टिंग हो रहा है, ठीक है। रास्टिंग में अगर रास्टिंग में पूछे कि रास्टिंग में एक केमिकल इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हम बताएं तो एक इक्वेशन अगर हम लिखें तो उससे हमको एक आसान रहता है, एक ज़्यादा समझ में आता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, पहले क्या प्रोडक्ट था, उसके मदद से क्या प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बन रहा है, इससे क्या क्या वही कोई एक्सटर्नल कोई कुछ चीज़ ऐड हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ हम एक केमिकल इक्वेशन से पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है मैग्नीशियम, ठीक है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल चेंज इज द रिएक्शन, ठीक है। इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एक मैग्नीशियम लिया सब्सटेंस और एक सब्सटेंस हो गया ऑक्सीजन। तो ये जो नया दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट किया तो नया कुछ प्रोड्यूस किया, इसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना, एक प्रोडक्ट बना, जो बन रहा है रिएक्शन के बाद उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये पता कर चल गया हम लोगों को। तो इसमें हम कैसे केमिकल इक्वेशन को कैसे डिनोट करते हैं, पहले तो हम जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एक दो से ज़्यादा जो भी रिएक्टेंट होगा वो हम प्लस साइन ऐड करके लिखेंगे, और उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम एरो की मदद से डिनोट करके राइट साइड में लिखेंगे। जो ये जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया रिएक्टेंट, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट। सो यहीं पर वही लिखा है कि आर द रिएक्टेंट द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो एक एरो की मदद से दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्लस साइन बाय द विद द प्लस साइन बिटवीन देम। ये हम लोगों ने देख लिया कैसे हम डिनोट करेंगे कि कुछ। उसके बाद केमिकल इक्वेशन ये हो गया। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल रिएक्शन। हाँ, अब हम केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को कैसे, इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं लिख सकते पूरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ये बाद में देखेंगे। तो पहले हम मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख रहे हैं, तो एक दूसरे से रिएक्ट करके MgO बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 आ गया। तो इसको ही हम फर्दर देखेंगे कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। बैलेंस नहीं करेंगे तो इक्वेशन में अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, तो इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से हम बैलेंसिंग को करेंगे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
इन आ केमिकल रिएक्शन, हम हमारे को क्या पता है कि केमिकल रिएक्शन में अगर दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाता है, इसमें क्या होता है, कोई मास कोई क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। So that is the total mass of the element present in the product in the chemical reaction has to be equal. So जो पहले रिएक्शन के पहले जो हम लोगों के पास मास था और रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट में मास था और जो प्रोडक्ट में मास था, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होगा ऑलवेज। तो ये मास इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे जो रिएक्शन के पहले वाला मास और बाद वाला मास है वो दोनों एक दूसरे से अलग है, तो इसको हम बैलेंस की मदद से दोनों को सेम करेंगे। सो करते टू द total mass of the element present in the reactant, the number of atom of the each element remains the same before and after the केमिकल रिएक्शन। सो बैलेंस करने का जो मेन मोटिव होता है क्या होता है, जो एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं एक रिएक्शन में, उसका जो नंबर ऑफ एटम होगा वो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों में सेम रहेगा। सो उसको ही हम इक्वल करना पड़ेगा। जो पहले अगर देखें एक रिएक्शन, तो उसमें जितना रहेगा उसके बाद भी उतना ही रहना चाहिए, तो इसको ही हम केमिकल बैलेंसिंग की मदद से ठीक करेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी में बी रिप्रेजेंटेड एज, इसमें दिखा है कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस बना रहा है जिंक सल्फेट। और इसका केमिकल इक्वेशन अगर लिखे तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या देख सकते हैं, हमारे पास क्या मेन मोटिव था कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जो कांस्टेंट क्या होगा, जो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का जो नंबर ऑफ एटम पर एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन था, तो इसके बाद 2 हाइड्रोजन होगा। इसके बाद जिंक एक था और बाकी SO4 जैसे ही होगा। तो इसमें बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा भी रिएक्शन आएगा जहाँ पे बैलेंसिंग करने की ज़रूरत होगा। अगर इसमें देखें तो इसमें जो रिएक्शन दिया है ना, जो हम अभी बात किए, तो इसमें नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्शन होने के पहले, और राइट हैंड साइड मतलब रिएक्शन होने के बाद। तो अगर देखें जिंक एक था, एक ही रहा, हाइड्रोजन क्या था, 2 था, 2 होने के बाद भी 2, और सल्फर एक और ऑक्सीजन 4 था, अभी भी 4 है, ठीक है। एज अ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज अ सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो, इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन केमिकल इक्वेशन। सो ये इक्वेशन क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो जो पहले इसमें एटम है और इसमें एटम है, दोनों सिमिलर है। तो अभी ये तो सिंपल हो गया, तो लेकिन एक कॉम्प्लेक्स वाला करते हैं जहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, हम लोगों को मैनुअली बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो वाला सेक्शन देख लेते हैं। लेट अस ट्राई द बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग द केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या Fe प्लस H2O रिएक्ट कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है और H2O बना रहा है। अगर इसमें देखें, इसमें हम लोग का प्लस जो लॉ था उसमें क्या देखे थे, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटम्स होगा, उसमें एलिमेंट होगा, उसका एटम सेम होगा। Fe यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe का एक एटम है, लेकिन यहाँ पे 3 Fe है, और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 4 है। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। और इस बैलेंसिंग के में एक और चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम बैलेंस कर रहे हैं ना, वो उसको ये याद रखना होगा, टू द बैलेंस ऑफ अ इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूला। जो भी फार्मूला हो उसका अराउंड में एक बॉक्स कर लेना होगा, ठीक है। ऐसे हम एक बॉक्स कर लिए, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स कर लिए, ठीक है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स बना ले, इसके अंदर में कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 4 ऐड कर दिए, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते। ये बॉक्स के बाहर यहाँ पे हम जो कितना भी कुछ ऐड कर, 2 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे 3 ऐड नहीं कर सकते। ये बॉक्स के बाहर जो भी होगा वो होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक बॉक्स बना लिए, उसके बाहर कुछ ऐड नहीं, अंदर कुछ ऐड नहीं करेंगे, उसके बाहर। ये सिंपल चीज़ें हमको पता है। तो अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है।
तो हमको क्या यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या पहले इक्वेशन था, Fe था, H2O था, इससे क्या बना Fe3O4 बना और H2O बना, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। अगर इसको हम बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, पहले तो Fe का 3 था, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 Fe कर देंगे, तो Fe का काम हो गया। ऑक्सीजन हो गया 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करेंगे, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे कि 2 है, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 × 2 8 हो गया, तो इसके यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो सिंपली यही इतना बड़ा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ये फाइनल हमारे पास आ गया कि 3Fe 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2 4H2। हमारे लेफ्ट साइड में राइट साइड में क्या कुछ बना है वो देख के, ये अंदर वाला चीज़ ऐड नहीं करके बाहर वाला हर एक चीज़ को मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये एक बार बार स्टेप करके किस करके लिखा हुआ है, तो इतना दरकार नहीं है, लेकिन हाँ कैसे हुआ ये देखना ज़रूरी है और कैसे करना होगा बैलेंसिंग, ये भी हमको याद रखने की ज़रूरत है। तो इक्वेशन बैलेंस होने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसा आएगा, बैलेंस द इक्वेशन बिकम्स, ये 4Fe ये सॉलिड था और 4H2O करा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं अभी टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ये तो अभी सिंपल सा चल रहा था, ये अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो मेनली हमारे पास 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एग्जाम में आते हैं। पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटा छोटा करके हर एक चीज़ को बता रहे हैं कि बाद में अगर डिस्क्राइब करके देखेंगे तो आसान रहेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन नाम से क्या पता चल रहा है, कॉम्बाइन करेगा। क्या कॉम्बाइन करेगा, 2 कंपाउंड या 2 सब्सटेंस एक दूसरे से मिलेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कहीं पे दिख रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कॉम्बाइन हो रहा है और नया प्रोडक्ट बना रहा है, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम अगर देखें यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से कॉम्बाइन हो रहा है, क्या बना रहा है, एक नया सब्सटेंस बना रहा है जिसको बोलेंगे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे भी और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि CaO को क्या बोल सकते हैं, क्विक लाइम प्लस H2O पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, स्लेक लाइम बनाएगा, CaOH फिर H2। यहाँ पे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, इसको बोलेंगे हम क्विक लाइम, और इसका नाम है स्लेक लाइम, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको पता चलेगा, लेकिन एक चीज़, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का सीन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट जनरेट होता है या हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट हमको देना पड़ेगा तभी रिएक्शन होगा, उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हम लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारा एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्विक लाइम के साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो स्लेक लाइम बन जाएगा, जो हम लोगों ने दिया। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्विक लाइम हमारा स्लेक लाइम बना, ये स्लेक लाइम के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करें तो क्या बन गया, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3, जो कि हम मार्बल स्लेक लाइम क्विक लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे 2 सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, एक दूसरे से रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा और इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। हर एक यहाँ पे हीट जनरेट होगा, हर एक रिएक्शन में हीट जनरेट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि वाटर एंड एसिड रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, ये सारी चीज़ में हीट, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है। तो उसके बाद हम आएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ठीक ऑपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि 2 सब्सटेंस और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से मिल रहा है
और एक नया सब्सटेंस बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे डिकम्पोजिशन, एक तो जो सब्सटेंस था वो अगर स्प्लिट होके दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में CaCO3 हमने क्या देखा, CaCO3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मदद से ये CaCO3 बना कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर इसके ऊपर हम हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे तो क्या हमने क्या बोला था, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में याद है ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोला कि जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वन टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हमको हीट देना पड़ेगा। CaCO3 था, ठीक, इसके ऊपर अगर हम हीट देंगे, ठीक है, हीट अप्लाई करेंगे तो ये क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद FeSO4 फेरस सल्फेट पे अगर हम हीट दे तो इसमें क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। ये तीन सब्सटेंस में टूट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन जहाँ पे एक सब्सटेंस से जहाँ पे हीट देते हुए जो बहुत सारे सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है, से मोर सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। यही तो बोला, द रिएक्शन इन विच कॉम्पाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन, इवापोरेशन ऑफ H2O, बेकिंग ब्रेड, ठीक है, इवापोरेशन ऑफ H2O, जहाँ भी इवापोरेशन ऑफ H2O माने वाटर का इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन कैसे होगा, अगर हीट दे तभी तो एक इवापोरेट होगा। तो अगर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पे हम हीट अप्लाई करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो मेन चीज़ हम देखेंगे, हाँ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे बोलते हैं, जो कि हम लोग जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है ना, फोटोग्राफी में ये दो चीज़ रिएक्शन बहुत यूज़ होता है। जैसे कि AgCl के ऊपर सनलाइट पड़ रहा है, सनलाइट पड़ते हो तो क्या होगा, 2Ag + Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है सिंपल सब्सटेंस में, तो इसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgBr, सिंपली AgBr में अगर सनलाइट पड़ा तो क्या होगा, 2Ag + Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम लोग को फोटोग्राफी वगैरह में बहुत हेल्प करता है। तो ये वन टाइप ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ जहाँ पे दो सब्सटेंस में टूट रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं हम इसको। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जहाँ पे वाटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दो कंपाउंड में टूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कराए तो यहाँ पे दो सब्सटेंस में टूट रहा है। अगर सनलाइट किसी के ऊपर गिर रहा है तो दो, और यहाँ पे हीट अगर कहीं पर हीट अप्लाइड हो रहा है तो ये सब्सटेंस में सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है। तो ये हम लोगों का डिकम्पोजिशन का सिंपल फंडा हो गया। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो तीन चीज़ और बाकी है, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है मतलब किसी के पास, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर Fe के साथ CuSO4 का रिएक्शन कराया तो क्या होगा, Fe Cu4 से रिएक्ट कर जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। लेकिन क्यों हो रहा है, Fe कैसे CuSO4 से रिएक्ट कर रहा है, Cu अलग हो रहा है, ये तो पहले ये था। अगर एक दूसरे से मिक्स कराया तो ये क्या करेगा, Fe आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करने की चाहेगा SO4 से रिएक्ट करना चाहेगा, तो आयरन SO4 से ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर जाएगा कॉपर के अकॉर्डिंगली। तो ये कॉपर को हटा के खुद रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, तो ये एक एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा और एक कॉपर अलग सॉलिड्स फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, अभी आएगा रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे ना। रिएक्टिविटी सीरीज एक अलग PPT बना के एक स्लाइड था जहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज था, जिसमें हम देखे थे रिएक्टिव सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव, ये ऊपर वाला सेक्शन मोस्ट रिएक्टिव होगा, नीचे वाला सेक्शन लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है।
तो इसमें क्या याद करेंगे, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये ऊपर वाला, ऊपर से जितना नीचे आएंगे हम उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, ऊपर वाला सबसे रिएक्टिव है, तो जो जितना जिसके ऊपर होगा वो रिएक्टिविटी उतना उसके ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या देख रहे थे कि एफी क्या, एफी कॉपर को इजीली हटा रहा है, हटा के CO4 SO4 से रिएक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एफी आयरन, ठीक है, ये एफी आयरन कॉपर से ऊपर है, ठीक है, देख रहे हैं ना, आयरन कॉपर से रिएक्टिव ज़्यादा है, ज़्यादा रिएक्टिव होने के क्या मतलब होगा कि आयरन SO4 से ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आयरन CuSO4 से कॉपर को हटा के आयरन खुद रिएक्ट कर जाएगा। तो हमको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा, इससे हम ढूंढ सकते हैं कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या रिएक्शन बनेगा। जैसे कि हम जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देखेंगे कि जिंक कॉपर सल्फेट, कॉपर जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। जैसे कि जिंक कहाँ है, यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है, तो देख सकते हैं ना जिंक कितना ऊपर है कॉपर के। और अगर PbSO कॉपर देखेंगे तो Pb भी ऊपर कहीं पर होगा कॉपर के, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या हो सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से होता है कि जो जिसके ऊपर होगा, यहीं पर कॉपर अगर मरकरी यहाँ से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो मरकरी इसको सल्फर SO4 सल्फेट को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये कॉपर के ऊपर जितना भी सब्सटेंस होगा वो कॉपर SO4 को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही हम रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी आ स्मार्ट गाय। मतलब प्लीज से पोटाशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, एमी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेब्रा से जिंक, आई से क्या आयरन याद रखेंगे, लाइक से लेड, हर से हाइड्रोजन, कॉल से कॉपर, मी से मरकरी, स्मार्ट से सिल्वर, गाय से गोल्ड। तो ये हम एक याद रखने की ट्रिक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस आया और एक सब्सटेंस था, यहाँ से इसको हटा के खुद रिएक्ट कर गया, और एक जो था पहले वो अलग हो गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट 2 बार डिस्प्लेस होता है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एक बार डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट 2 बार डिस्प्लेसमेंट। ये रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय द मैनुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड। आयन के बीच में एक्सचेंज होगा, मैनुअली एक्सचेंज होगा, ठीक है। कैसे होगा, अगर सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसके साथ बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, Na2Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और BaSO4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैनुअली जो आयन का ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे कैसे होता है, ये 2 आयनिक कंपाउंड के बीच में होता है। आयनिक कंपाउंड के बीच में होगा तभी तो ये 2 आयन्स एक दूसरे से के साथ एक्सचेंज हो जाएगा ना। तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऐसे याद कर सकते हैं। और ये याद रखेंगे जी BaSO4 है ना, बेरियम सल्फेट, ये जब रिएक्ट करेगा तो ये वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन नाम से क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो किसी एकदम सिंपल टर्म में कोई पूछे तो क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रहा है, और रिडक्शन क्या, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सिंपल हमको समझ में आ गया। तो इसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन इज द डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस और लूज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। इसके मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड द केमिकल रिएक्शन इन विच देयर गेन ऑफ हाइड्रोजन और ओनली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन में पहले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोर्शन है वो लॉस हो जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन भी लॉस होगा, कॉज द इंक्रीज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज हो गया, और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एकदम एक ऑक्सीडेशन याद रखेंगे तो इसका पूरा ऑपोजिट हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, पहले तो हम याद रखेंगे कि रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, एंड द क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, हाइड्रोजन भी गेन होगा, ठीक है, ये दो गेन होगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, एंड कॉजेज द कॉजेज क्या होता है, कॉजेज द इंक्रीज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। और एक चीज़ रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच जेखाने जहाँ पे क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होएगा उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, क्या उसका रिएक्शन क्या रहता है, कैसे ऑक्सीजन ऐड होता है, कैसे ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। पहले हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, सिंपल इक्वेशन जहाँ पे CuO एंड हाइड्रोजन है, जहाँ पे कॉपर कॉपर ऑक्साइड, ये क्या होगा, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ऑक्सीजन छोड़ के क्या कॉपर बन रहा है, तो हम क्या बोले थे कि रिडक्शन किसको बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का जो रिएक्शन होगा इसको हम रिडक्शन बोलेंगे सिंपली। ये बहुत पहले हम मेरा भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे, ये सिंपली हम याद रखेंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल अगर एक इक्वेशन देखें तो ऑक्सीजन का रिमूवल कहाँ पे, पहले ऑक्सीजन किसके साथ था, कॉपर के साथ था, अभी ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं है, कॉपर अलग हो गया, तो ऑक्सीजन जहाँ पे रिमूव हो रहा है कॉपर के ये वाला सेक्शन से ये वाला सेक्शन अगर आएंगे तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको पोर्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन में आएंगे तो हाइड्रोजन पहले अकेला था और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वाटर बन गया, तो इसमें क्या हो गया, वो एडिशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, सिंपली ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, और रिडक्शन में क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ठीक है, ये तो याद रहेगा ना। और एक चीज़ जो ये होता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जो एग्जाम्पल अगर बोले तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और एक चीज़ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको समझ में आ गया, तो उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलेंगे जो ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, विच डन ऑक्सीडाइजेशन में जो ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, अगर यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीडेशन कौन करा है, ये इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, कौन करा रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन कराएगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट होता है ये क्या होता है, कोरोशन होता है, हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोरोशन, बचपन से पढ़ते आ रहा है कि व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज इन अ मॉइस्चर, जब एक मेटल का कोई हम लोग अगर देखें तो मेटल अगर एक्सपोज होता है वाटर एयर में, एटमोसफियर में, मॉइस्चर में, तो उसमें क्या होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकनेस द मेटल, मेटल को वीक कर देता है, हेंस द मेटल इज सेड टू बी कोराइड, मेटल क्या होता है, कोराइड होता है। रास्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटेड ऑन द सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन, तो कोरोशन में क्या होता है, कोरोशन अगर मेटल को मॉइस्चर में, एयर में, एटमोसफेयर में बहुत दिन तक खुले में ऐसे रख दिया जाए तो क्या होता है, तो ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट में वो रस्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रस्टिंग या कोरोशन बोल सकते हैं इसको। कोरोशन कैसे प्रिवेंट कर सकते,
जो हम लोग जो वो हमारे घर में जो खिड़की वगैरह वहाँ पे आयरन यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रिवेंट कोरोशन प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और उसके बाद गैल्वनाइजिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पेंट वो जो एक थिक पेंट होता है उसको यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा जो कोरोशन का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है, ठीक। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का कोटिंग होता है, जिंक का कोटिंग होता है। और रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब अगर कोई फैट या ऑयल कुछ खाना होगा, वो बहुत दिनों तक खुले में ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, सड़ जाता है, उससे बैड स्मेल आ जाता है, बैड टेस्ट होता है, वो खाया नहीं जा सकता है। तो इसका जो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको, बाय द एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर उसमें खाने में मिलाएंगे, फैट ऑयल खाने में, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है मेनली उसमें। कीपिंग द फूड द एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, अगर सिंपली रेफ्रिजरेशन में रखेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन। ये सिंपली हम कुछ इक्वेशन हम देख ले। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस वगैरह है, तो क्वेश्चन कर लेते थोड़ा। पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग कॉल्ड। क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीटिंग की मदद से होगा तो उसको थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अगर सनलाइट की मदद से होगा तो उसको क्या बोले, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये तो हम लोगों ने देख लिया अभी। उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ द BaSO4 फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ द SO4 2- प्लस Ba2+। ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। What is the physical state of the precipitate in the chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। ऑब्वियसली जो प्रेसिपिटेट होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में ही तो होगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो एक कंटेनर होगा, अगर इसमें रिएक्शन होगा, कोई जार में रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन होगा, इसमें किसी का प्रेसिपिटेट हो रहा है, नीचे किसी किसी सब्सटेंस का नीचे ऐसे जमा हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ये कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो तभी तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। द केमिकल रिएक्शन, व्हाट डज द टिप ऑफ एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स दो सब्सटेंस रिएक्टेंट मिलके किसके ऊपर पॉइंट करता है, पॉइंट कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। विच इज़ द बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कौन सा बैलेंस रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन बोल दिया है, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड द हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहा है, हाइड्रोजन H2 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर H2 Br के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2HBr बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे Br भी 2 होना चाहिए, ब्रोमीन भी 2 होगा, तो ये वाला सही रहेगा। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, विच ऑफ द इन एयर। तो सिलेक्ट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स। कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की मदद, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मैग्नीशियम को बर्न किया जाए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन की मदद से होगा, Mg ऑक्सीजन की मदद से बर्न होगा, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन आ जाएगा O2, तो ये क्या बनाएगा, MgO, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो सिंपली हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और इसमें और एक जो हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर यहाँ पे दिया होता तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता था, ठीक है। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिलोंग्स टू द स्पेशल कैटेगरी। कौन सा स्पेशल कैटेगरी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ज़्यादा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द बेरियम क्लोराइड एंड द सोडियम सल्फेट। कौन सा एग्जैक्ट रिएक्शन होगा अगर बैलेंस की बात करें, ठीक है। अगर बैलेंस की देखें तो सोडियम बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ये वाला। तो इसमें अगर इक्वेशन देखें, हमको बैलेंस मेनली बैलेंस करके देखना पड़ेगा कौन सा बैलेंस है इक्वेशन। बी ए क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, SO4 सेम है। और बाकी में देखिए यहाँ पे सोडियम ठीक है, क्लोरीन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला
ये सोडियम, इसका जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये सोडियम बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम, ठीक है, उसके जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लेक लाइम बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है बर्निंग ऑफ कोल में होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मदद से तो हो रहा है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग, कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग में कहाँ पे देखे थे, अगर CaCO3 को हीट करेंगे, इसमें हीट करेंगे तो यहीं से पता चल रहा है कि ये डिकम्पोजिशन होगा। CaCO3 का हीट करेंगे क्या होगा, CaO प्लस CO2 बनेगा, CO मतलब क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होगा, ये वाला होगा जहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ये कोई भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। ए स्टूडेंट, ये हो गया एन एग्जाम्पल ऑफ अ गिवन रिएक्शन डैश, ये कौन सा रिएक्शन होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि एक जो एलुमिनियम था और Fe था, Fe एलुमिनियम से कम रिएक्टिव है, तो ये O2O3 एलुमिनियम से रिएक्ट कर जाएगा और Fe अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि Fe कहाँ पे स्टैंड करता है, एलुमिनियम कहाँ पे स्टैंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक बार डिस्प्लेस होगा तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो ऐसे हो जाता है तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैग्नीशियम रिबॉन्ड बर्न्स इन द एयर ऑक्सीजन विथ अ डेजलिंग फ्लेम with a white substance is converted into X. What is the white substance? Magnesium hydroxide. सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभी तो देखा ना Mg प्लस O2 अगर रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा, यही होता है वाइट कलर का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया और कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और दो चार रिएक्शन ऐसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कैसे इसको कन्वर्ट हो रहा है, यहीं पे लिखा था, एक लिख देते हैं, एक अभी आएगा एग्जाम में, जैसे कि अगर PbNO3 2, ठीक है, ये अगर ये क्या होगा, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस में टूटेगा, क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये होगा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम रिएक्ट करने की कोशिश, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था। और ऐसे तो हमको पहले हम देख लिए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम कैसे बनाए थे, वो पहले चैप्टर में हमने कर लिया था। ये बार लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP था, POP से अगर इसमें कन्वर्ट करें जिप्सम कैसे कन्वर्ट होता है, और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम क्या होता है, हार्ड सॉलिड मास होता है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अगर हार्ड का टूट जाता है तो उसमें हम प्लास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का केमिकल रिएक्शन का टोटल चैप्टर, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया आज। रिएक्शन वगैरह, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सब कुछ देख लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा ये होगा फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। तो 4 करके पूरा कंप्लीट हो, 4 केमिस्ट्री हो गया, 4 फिजिक्स हो गया, अभी चौथा लेक्चर होगा फिजिक्स का। तो थैंक यू सो मच। इसका PDF मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा।